अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट फिलेट वेल्ड्स लोडेड इन टॉर्जन एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिलेट वेल्ड्स व्हिच आर लोडेड इन बेंडिंग। ओके, तो हम लोगों ने ये वाली स्लाइड्स ऑलरेडी देख ली थी। एक्चुअली स्टार्टेड in numerical, so we are going to quickly see what we did and then we are going to catch up to the numerical and complete it and then we are going to talk about the bending cases. तो हमने ये बोला था कि जब कभी भी आपके पास कोई फिलेट वेल्ड पैरेलल वेल्डिंग हुई होती है किसी प्लेट की, तो दिस इज़ अ पैरेलल वेल्डिंग। ठीक है, तो केस क्या है? केस ये है कि जिस प्लेन में फोर्स लग रही है वो फोर्स एक्चुअली आपकी वेल्डिंग प्लेन के अंदर है। वेल्डिंग प्लेन में उसको बोल रहा हूँ वो प्लेन जो आपकी सारी वेल्ड को डिफाइन कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक और वेल्ड यहाँ पे हुआ होता, तो लेट्स से यू हैड अ वेल्ड here as well, then this is still in the same plane as this and this weld. ठीक है, तो ये सारे एक प्लेन की बात हो रही है और आपकी फोर्स भी जो है वो इसी प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल if this was x and y, then your force also exists in the x and y plane. In this case आपके पास जो वेल्ड होता है फिलेट वेल्ड that comes under torsion, और टॉर्जन में वी हैव टू डिफरेंट shear stresses that are acting. एक प्राइमरी shear होता है which is due to the shear force reaction and then we have a secondary shear which occurs due to the bending moment reaction. ठीक है, जो bending moment इस प्लेट का आ रहा होगा, ठीक है, उस तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो रिएक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, और वो रिएक्शंस एक्चुअली किधर आएंगे? वो रिएक्शंस आते हैं जॉइंट के ऊपर, जहाँ पे ये प्लेट एक्चुअली जॉइंट है अपनी बेस प्लेट के साथ। ठीक है, वो जॉइंट क्या है? वो आपके वेल्डिंग जॉइंट्स हैं। ठीक है, आपके वेल्ड आपने किया हुआ, तो इन वेल्ड्स का कोई ना कोई ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड पे आपके पास एक shear फोर्स एक्ट करेगी और आपके पास एक बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगी। ये सेम बेंडिंग मोमेंट आपके वेल्ड में ट्विस्ट प्रोड्यूस करेगा एज आई हैव शोन हियर। ठीक है, तो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट। आपका वेल्ड जो है पीछे से फिक्स्ड है, आपकी प्लेट बेंड होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बिकॉज द प्लेट इज बेंडिंग, आपका जो वेल्ड है कि जो नीचे वाली प्लेन है ये उसके साथ बेंड होने की कोशिश करेगी, बट उसकी परपेंडिकुलर एक प्लेन जो है वो फिक्स्ड है। इसकी वजह से इसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है दिस विल कॉज ए shear स्ट्रेस दैट वी कॉल अ सेकेंडरी shear स्ट्रेस। तो सेकेंडरी shear स्ट्रेस जो होता है दैट इज, उसके लिए हम जो टॉर्क का shear स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है TR/J वो अप्लाई करते हैं, और इस हमारे केस में T इज एक्चुअली द बेंडिंग मोमेंट M। जो भी हमारे पास बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन बन रहा है दैट इज अवर टॉर्क। J is the polar moment of area, R is the radial distance of any point जिसका हम shear stress निकालना चाह रहे हैं, secondary shear stress, उसका रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द वेल्ड ज्योमेट्री। तो आपकी वेल्ड ज्योमेट्री किसी भी तरह की होगी, उसका कोई ना कोई सेंट्रॉइड निकल के आ रहा होगा। उस सेंट्रॉइड से आपने अपने पॉइंट तक का डिस्टेंस आर कैलकुलेट करना है। जे आपको आपकी पूरी वेल्डिंग ज्योमेट्री का एक टेबल से मिल जाएगा। विल रिविजिट दैट टेबल, हमने देखा था, हम दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ए इज द टोटल एरिया ऑफ द वेल्ड। तो जो थ्रोट एरिया होता है, थ्रोट एरिया इज द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ फिलेट वेल्ड, दैट इज ए टोटल। जितनी भी फिलेट वेल्डिंग हुई है उस जॉइंट पे उसका कंबाइंड थ्रोट एरिया दैट इज ए। आर इज अ डिस्टेंस, हमने बात कर ली है। जे की भी हमने बात कर ली। कंप्लीट वेल्ड ज्योमेट्री का सेकंड पोलर मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, ये वो टेबल है। आपके पास जिस भी किस्म की ज्योमेट्री होगी उसके लिए यू विल बी एबल टू कम हियर एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज ए टोटल एरिया ऑफ द वेल्ड। यू विल बी एबल टू लोकेट योर सेंट्रॉइड। तो बॉटम लेफ्ट एज से कितना डिस्टेंस है उसका वो आप निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड का। और आप यूनिट थ्रोट लेंथ के लिए आपके पास कितना सेकंड पोलर मोमेंट ऑफ एरिया आ रहा है वो निकाल सकते हैं। इसको अगर मैं अपने टी से मल्टीप्लाई करा दूं दैट इज गोइंग टू गिव मी द एक्चुअल सेकंड पोलर मोमेंट ऑफ एरिया। तो एक्चुअली टी क्या होता है? टी इज इक्वल टू 0.707 h। h is
द एज लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो उससे आप, ये हमारा साइज होता है एच, वेल्ड साइज जो हम डिफाइन करते हैं फिलेट वेल्ड के लिए, दैट इज एच। एच आपको स्पेसिफाइड होगा, उससे आप टी निकालते हैं, टी को आप जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड यू गेट द जे। यू हैव वेरियस ज्योमेट्रीज जिसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। हमने एक सवाल शुरू किया था और उस सवाल में हमने कहा था कि आपके पास एक चैनल है, तो दिस इज अ चैनल, इस चैनल में दो प्लेट्स लगी हुई हैं इस तरीके से, उनके बीच में एक रॉड पास हो रही है और रॉड 50 किलो न्यूटन की फोर्स बेयर कर रही है। तो बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन कि एक साइड पे 25 किलो न्यूटन की फोर्स हम अज्यूम कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू अज्यूम कि दोनों तरफ, दोनों प्लेट्स जो है वो इक्वली लोड को बेयर कर रही हैं। तो आपके पास एक तरफ का लोड जो है दैट इज 25 किलो न्यूटन। वेल्डिंग के बारे में उन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ है, दे हैव टोल्ड अस कि आपके पास अगर हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो फ्रॉम दिस साइड इफ यू आर लुकिंग एट दिस व्यू, देन these two locations are welded on the side of the arrow, which means कि इस ही लोकेशन पे वेल्डिंग हुई है, जिस साइड ऑफ द एरो यानी ज्योमेट्री जहाँ पे स्पेसिफाइड है ड्राइंग के अंदर वहीं पे ही आपकी वेल्डिंग हुई है। तो ऑन द इनसाइड आपके पास ये पूरी लेंथ जो बनेगी ना, दिस लेंथ हियर दैट हैज अ वेल्ड साइज ऑफ 6 एंड वी हैव फिलेट वेल्डिंग देयर। इसका साइड व्यू उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया फ्रॉम दिस साइड विच इज शोन हेयर। इसमें उन्होंने बता दिया कि आपके पास ये जो प्लेट की साइड्स बन रहे, एजेस बन रहे हैं जो कि चैनल के साथ आ रहे हैं, इन पे वेल्डिंग हुई हुई है एंड दे हैव ड्रॉन द वेल्डिंग सिंबल ऑन बोथ साइड्स एंड दिस बेसिकली मीन्स कि आपके पास इस साइड पे भी वेल्ड है और इसके ऑपोजिट साइड पे भी वेल्ड है एंड द साइज इज स्टिल 6 mm फॉर ऑल द वेल्ड्स। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने ये कहा था कि हम एक साइड की बात कर लेते हैं। तो एक साइड पे अगर मैं अपनी वेल्ड ज्योमेट्री बना लूँ तो हमारी वेल्ड ज्योमेट्री क्या थी, हमारी वेल्ड ज्योमेट्री थी ये वाली, ठीक है। तो दिस इज आवर वेल्ड ज्योमेट्री। इसको अगर हम देख लें तो इस ज्योमेट्री में हमारे पास एक तरफ लोड जो लग रहा है दैट इज 25 किलो न्यूटन। हम पूरा 25 किलो न्यूटन वेल्डिंग पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज आपकी प्लेट जो है आपके चैनल के ऊपर लोड वेल्डिंग के थ्रू ही ट्रांसमिट कर सकती है। देयर इज नो अदर कॉन्टेक्ट बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस चैनल। तो आपकी वेल्डिंग ने पूरा लोड बेयर करना है 25 किलो न्यूटन का। तो 25 किलो न्यूटन का लोड है। वेल्डिंग इज एक्चुअली इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम विच मीन्स कि समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड समेशन एम इक्वल टू 0 होंगे। सब एफ वाई में हमारे पास देयर इज नो फोर्स इन वाई डायरेक्शन, सो वी डोंट नीड टू राइट समेशन एफ वाई। एक्स में समेशन एफ एक्स इज 0 और मोमेंट अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ द वेल्ड ज्योमेट्री वो भी हमने 0 ले लिया, सही। आपके पास एक रिएक्शन आएगा शेयर फोर्स का और एक रिएक्शन आएगा मोमेंट का, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास रिएक्शंस आ गए। कंसिडर द फैक्ट जो हमने पहले बात की थी ना कि हमने बोला था कि टॉर्जन का केस वो केस होता है जिसमें आपके पास जो लोड होता है दैट इज एक्चुअली इन द प्लेन ऑफ द वेल्ड ज्योमेट्री। तो आपकी वेल्ड ज्योमेट्री जिस प्लेन में है, तो इफ दिस इज एक्स वाई, ओके इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, तो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज वाई, then the force is in the y direction. It is in the same plane xy. This is the case when we have torsion. सही हो गया। तो टॉर्जन की ही बात हो रही है, तो हमें पता चल गया ये देखने के बाद कि हम टॉर्जन के फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम आ गए कि हमारे पास v की क्या वैल्यू होगी, सिंस समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और कोई और फोर्स नहीं है तो v इक्वल्स टू 25 किलो न्यूटन। मोमेंट कैसे निकलेगा, o के अबाउट 25 किलो न्यूटन का कितना मोमेंट है, हमें 25 किलो न्यूटन से लेके O तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। O की लोकेशन हमें एक्चुअली पता नहीं है, उन्होंने यहाँ पे ये लोकेशन स्पेसिफाई जरूर की हुई है, बट एट दिस पॉइंट वी हैव नॉट कैलकुलेटेड दिस थिंग। ये बुक की फिगर है तो मैंने यहाँ पे कॉपी की हुई है। वी डोंट नो हाउ दिस केम अबाउट, सही, तो ये हमें देखना पड़ेगा, सही। तो लेट्स रिविजिट द टेबल में अपनी वाली ज्योमेट्री लोकेट कराते हैं। तो दिस ज्योमेट्री इज वैलिड फॉर अस, सही। इसके अंदर सेंट्रॉइड की लोकेशन उन्होंने बताई हुई है फ्रॉम दिस साइड, जो हमारी ज्योमेट्री इस तरीके से है, तो वी दिस साइड कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस साइड, ठीक है। फ्रॉम दिस लेफ्ट एज टू जी इज एक्चुअली जस्ट वाई बार जो है आपके पास दैट इज हाफ ऑफ द विड्थ। तो जो टोटल विड्थ है यहाँ से यहाँ तक उसका हाफ के ऊपर
आपके पास पॉइंट जी लोकेटेड है, मेक सेंस बिकॉज सिमेट्रिक ज्योमेट्री। ठीक, फिर हम आ गए अपने डेप्थ के ऊपर कि यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक या जी तक आपके पास डेप्थ कितनी है। डेप्थ के लिए उन्होंने हमें एक्चुअली फॉर्मूला बताया हुआ है, तो इफ वी नो our d and our v, we can apply this formula right here to calculate what is x prime, x bar is this depth। ठीक है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। हमारे केस में b गिवन है 56, d गिवन है 190। हम अपने वेल्ड का टोटल एरिया भी निकाल सकते हैं, हम x बार भी निकाल सकते हैं। y बार मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, बट y बार इज जस्ट d by 2, so it is going to be 190 divided by 2 which is 95। We can also calculate our J for a unit throat thickness। ठीक है, तो we can calculate that, और हम इसको J बनाने के लिए we can multiply it with T to get J। सही है। अब तो this 10.38 the book specifies it as 10.4। तो आपके पास हाइट जो आज जहाँ जो आपका होल था जिसके थ्रू आपकी बार पास हो रही थी या रॉड पास होती थी जो लोड बेयर कर रही थी, उसके सेंटर से लेके आपकी प्लेट या चैनल के टॉप तक यानी वेल्ड के टॉप तक जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 100 mm। और इस पॉइंट से लेके आपकी पॉइंट जी तक, तो दिस इज आवर पॉइंट जी जो इसमें ओ से स्पेसिफाई किया हुआ है। दिस वी जस्ट फाउंड आउट दैट दिस थिंग इज 10.4 mm। सही, तो ये हमें पता चल गया 100 plus 10.4 mm is 110.4 mm। so we now know what this is। we can get m, अगर मैं समेशन m नॉट अप्लाई करूंगा तो this becomes m minus f times l equals to 0। f is 25 kilonewtons, l is 110.4 mm, multiply it, you get what is the value of m। सही, तो आप अपने जो रिएक्शंस आ रहे हैं v और m we can find them out using the static equilibrium equations। ठीक हो गया, आगे आ जाएं। ये हमने कर ली स्लाइड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमने अगला काम क्या करना है, हमें अपने शेयर स्ट्रेसेस निकालने हैं। हमारे पास दो तरह के शेयर स्ट्रेसेस हैं। एक शेयर स्ट्रेस हमारे पास प्राइमरी शेयर स्ट्रेस है विच इज ड्यू टू the shear force V। Shear force V is 25 kilonewtons। We have just found that out from summation fx equals to 0। Top prime हमने symbol लिया हुआ है for the primary shear, it is equals to V upon A। A is coming from the table, we just calculated it as 1280 mm squared। Plug everything in the formula, V भी plug in कर दिया, A भी plug in कर दिया, we get top prime equals to 19.5 mm। बहुत straightforward चीज़ है। As far as V is concerned, V का shear stress is easy। M के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा मैथमेटिकल इंजीनियरिटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्योमेट्री में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स कम बैक। अब हमने क्या करना है, हमने अपना सेकेंडरी शेयर निकालना है। सेकेंडरी शेयर का हमारा फॉर्मूला इज टाउ डबल प्राइम इक्वल्स टू एम आर अपॉन जे। एम हमें पता है, एम इज एफ एल। ठीक है, 25 times 110.4 that is going to give me my m। j हमें पता चल जाएगा, हमने ju टेबल 9.9-1 से निकाल लिया था, इसको हम t से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। t कैसे पता चलेगा हमको, t is actually equal to h cos 45। cos 45 is 0.707, पहले मैंने 0.707 लिख दिया था। h आपके पास सारे वेल्ड्स के लिए डिफाइंड है as 6। ठीक है, तो यू कैन फाइंड आउट टी। आप टी को मल्टीप्लाई कराएं जे यू से, यू गेट जे, तो जे निकल के आ जाएगा। इस इक्वेशन में द ओनली थिंग लेफ्ट इज आर। आर इज एक्चुअली डिफरेंट फॉर एवरी सिंगल पॉइंट, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम किस पॉइंट का शेयर स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं। सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस, प्राइमरी शेयर स्ट्रेस जो था वी अपॉन ए, दैट डिड नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट। Primary shear stress was same for all the points। और let me specify one more thing about the primary shear stress। मैं primary shear stress वाली स्लाइड पे आ गया हूँ। तो shear stress की डायरेक्शन जो होगी that is going to be the same direction as V। तो this is going to be your primary shear stress and this is going to be valid for any point that is of concern to us। कोई भी point हमें चेक करना होगा उसके ऊपर same primary shear stress अप्लाई हो रहा होगा।
एंड इट इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ V। सही हो गया। अब आ जाए आप सेकेंडरी शीयर स्ट्रेस के ऊपर। सेकेंडरी शीयर स्ट्रेस में मसला है, क्यों? क्योंकि हर पॉइंट ABCD का R डिफरेंट है, तो यू विल नीड टू कैलकुलेट R फॉर एनी पॉइंट दैट फॉर विच यू नीड टू कैलकुलेट द सेकेंडरी शीयर स्ट्रेस। ठीक, तो सेकेंडरी शीयर स्ट्रेस निकालने के लिए मुझे R चाहिए। R निकालने के लिए मुझे अपने सेंट्रॉइड G की लोकेशन चाहिए, तो ये हमने निकाल ली थी टेबल से। Y बार जो है आपके पास दैट इज द सेंटर ऑफ D, तो D टोटल जो था 190 था, तो दिस G is located at 95 mm in the horizontal direction from the edge। X बार हमने निकाला था 10.4, तो from the top this distance is 10.4 mm। ठीक हो गया। अब मुझे O की अगर लोकेशन पता है, then I can calculate the distance from O to A, O to D, O to C and O to B। Luckily for us ये ज्योमेट्री जो है ये सिमेट्रिक है, which means I don't need to work a lot। तो मैं बेसिकली एक साइड के लिए सॉल्व कर लूंगा सारी चीजें। I can solve R for one side, ठीक है, मैं A और D के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, और I don't need to worry about the other side because whatever answer I get for A is going to be valid for B। तो जो R A का है वही R B का है। And since R is going to be the same, this means that your secondary shear stress is also going to be the same because इसमें सिर्फ एक पैरामीटर है जो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, दैट इज R। तो A और B का सेकेंडरी shear stress सेम होगा, C और D का सेकेंडरी shear stress सेम होगा। ठीक, तो RA, RB, RC और RD निकालने के लिए we just need to get the distance from O to A, O to D। सही, A की लोकेशन हमें पता है टोटल हाइट 56 mm थी, दिस इज 10.4, वर्टिकल ड्रॉप इज 45.6, दिस डिस्टेंस इज 95, यहाँ पे 190 डिवाइड बाई 2 किया हुआ है इसको। आप इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 95, दिस इज 45.6, दिस यू कैन फाइंड आउट। सही, सेम काम हम ऊपर भी कर सकते हैं, तो वी कैन डू द एग्जैक्ट सेम थिंग here। the base is still the same and height is now 10.4। तो D निकालने के लिए we still have 95 here, but 56 minus 10.4 की जगह हमने सिर्फ 10.4 प्लग इन कर दिया। We can calculate R for all the 4 points। चारों पॉइंट्स का R निकल के आ गया। जब R निकल के आ गया तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। बेसिकली we can just multiply everything together and we get an answer। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया है, A और B का सेकेंडरी shear stress निकाल सकते हैं हम उनका R प्लग इन करके। M is the same, ठीक है, M में कुछ चेंज नहीं हो रहा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 110.4 किया था, यू गेट द वैल्यू ऑफ M। J निकल के आ जाएगा, J निकालने में कोई मसला नहीं है, JU हमने निकाल दिया था, मल्टीप्लाइड विद T यू गेट द J वैल्यू। J की वैल्यू इधर स्पेसिफाइड है एंड यू कैन चेक इट योरसेल्फ। सही, R हमने A और B के लिए अलग निकाला था, C और D के लिए अलग निकाला था, तो वी कैन कैलकुलेट TA डबल प्राइम एंड TB डबल प्राइम एज 41 मेगापास्कल्स और C और D के लिए द सेकेंडरी शेयर कम्स आउट टू बी 37.3 मेगापास्कल्स। ठीक हो गया। अब सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होगी? प्राइमरी शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन तो V की डायरेक्शन में होती है, सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट है ना जो कि स्ट्रेस काउज कर रहा है, तो व्हाटएवर आपके पास रेडियस आ रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी आपके सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस की। तो आपका अगर इफ दिस इज योर रेडियस देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो सेम लोकेशन के ऊपर आपके पास प्राइमरी शेयर स्ट्रेसेस भी हैं। तो इफ आई आस्क यू कि आप मुझे जरा टोटल शेयर स्ट्रेस निकाल के बता दें, दीज आर टू वेक्टर क्वांटिटीज विच यू विल नीड टू ऐड। सही हो गया। तो इस स्लाइड में पॉइंट A, B, C और D सबके प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर स्ट्रेसेस ड्रॉ किए हुए और रिजल्टेंट टोटल शेयर स्ट्रेस भी ड्रॉ किया हुआ है हर पॉइंट को। तो वी डोंट नीड टू अगेन वर्क ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमारे पास सिमेट्री है फ्रॉम ऑन द सेंटर,
वी डोंट नीड टू वर्क ऑन बोथ साइड, सो हम सिर्फ एक साइड का काम कर सकते हैं। तो पॉइंट ए के ऊपर रेडियस के परपेंडिकुलर यू गेट टी ए डबल प्राइम सेकेंडरी शेयर, और वी के डायरेक्शन में यू गेट टी ए प्राइम विच इज अ प्राइमरी शेयर। सही। अब मेरा काम ये होगा कि मुझे इन दोनों का वेक्टर सम निकालना होगा। वेक्टर सम निकालना इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। ठीक है, और अगर एक्स और वाई कंपोनेंट्स आ जाते हैं देन इट्स डायरेक्टली एडिंग द एक्स कंपोनेंट्स टुगेदर, वाई कंपोनेंट्स टुगेदर एंड गेटिंग द रिजल्टेंट फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। सही। करना क्या पड़ेगा इसके लिए, हमें एंगल्स निकालने पड़ेंगे, तो वी डू नॉट नो व्हाट द एंगल्स आर। सही। तो इसको थोड़ा सा अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम को कि कैसा करना। हमारे पास जो आर ए है इसकी हमें लोकेशन पता थी। ठीक है, हमें इसका एक्स कॉम्पोनेंट भी पता था, हमें इसका वाई कॉम्पोनेंट भी पता था। हमने आर ए निकालने के लिए किया गया था, हमने कहा था कि हमारे पास 56 माइनस 10.4 एक हाइट आ रही थी। ठीक है, विच टर्न्स आउट टू बी 45.6 mm, और जो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा था दैट वाज 95। ठीक हो गया। तो if I want to calculate this alpha here, which is going to be the same as this alpha, this is simply tangent inverse of 45.6 divided by 95. सही। ये अल्फा आ गया। अब r का हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस निकालने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, हमें एक सिंपल सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है कि अगर मेरे पास दो लाइनें हैं उनके बीच में मुझे एंगल पता है, तो इन लाइनों के जो भी परपेंडिकुलर होंगे उनके बीच में भी एंगल सेम होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन होगी और आर का परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास द सेकेंडरी शेयर। तो मैं जो एंगल हॉरिजॉन्टल से आर का निकालूंगा सेम एंगल मेरा वैलिड होगा बिटवीन द वर्टिकल लाइन एंड द सेकेंडरी शेयर। तो वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि हमने हॉरिजॉन्टल से आर का एंगल अल्फा लिखा, तो यहाँ पे वर्टिकल से सेम एंगल इज एप्लीकेबल फॉर द सेकेंडरी शेयर। ठीक है, तो वी कैन रिपीट द सेम एक्सरसाइज फॉर पॉइंट डी एज वेल। तो पॉइंट डी पे जाने के लिए हमारा जो ट्राइंगल बन रहा था दैट वाज 95 in the horizontal direction and 10.4 in the vertical direction। सही है। और इस ट्राइंगल को we can again solve as tangent beta equals to 10.4 divided by 95। यहाँ पे लिखा हुआ भी बीटा निकालने का तरीका, बीटा is equals to tangent inverse 10.4 divided by 95 turns out to be 6.25 degrees। Same thing is valid। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल और आर का एंगल है, यही एंगल वैलिड होगा वर्टिकल और सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस का। तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर हो गया वर्टिकल ये वाली लाइन, और आर का परपेंडिकुलर हो गया द सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस। ठीक है, हमारे पास प्राइमरी शेयर स्ट्रेस इस प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल है, तो प्राइमरी शेयर स्ट्रेस के लिए तो हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, दैट इज डायरेक्टली अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमारे पास एंगल पे जो चीज आ रही है दैट इज द सेकेंडरी शेयर, और सेकेंडरी शेयर का अब हमें एंगल पता चल गया। तो व्हाट आई कैन डू इज, तो इफ आई नो दैट दिस इज माय टाउ ए डबल प्राइम, दिस इज द वर्टिकल एंड दिस इज अल्फा, the horizontal component is going to be sin alpha and the vertical component is equal to the cos alpha component। सही है। तो what I can do is मैं ऐड करा सकता हूं tau a डबल प्राइम का horizontal component to the primary shear at a। सही है। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, दैट रिजल्टेंट हैज टू कंपोनेंट्स, एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल में आपके पास एक्चुअली दो फोर्सेस ऐड हो रही हैं, एक प्राइमरी शेयर ऐड हो रहा है, ठीक है, और दूसरा सेकेंडरी शेयर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो रहा है। रिमेंबर कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। सही है। तो यू विल नीड टू स्पेसिफाई एन एक्सिस सिस्टम। इस क्वेश्चन में जो एक्सिस सिस्टम स्पेसिफाइड था दैट वाज दिस। इफ यू स्टिक विद इट
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एक्चुअली द वाई कंपोनेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज एक्स कंपोनेंट। सही। तो आपके पास जो प्राइमरी शेयर है दैट इज इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, सही है, और जो सेकेंडरी शेयर का वाई कंपोनेंट है दैट इज इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमने डिफरेंस ले लिया। सही। तो हमारे पास प्राइमरी शेयर में से वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी शेयर। ठीक है, इन्होंने इस पॉइंट पे आके दे हैव नॉट टेकन दिस एक्सिस सिस्टम, ठीक है, उन्होंने चेंज कर लिया, बट सिंस दे आर स्क्वायरिंग इट डजंट रियली मैटर, आप इससे स्टिक करेंगे, वोट चेंज एनीथिंग। हॉरिजॉन्टल में आपके पास दो कंपोनेंट से प्राइमरी था और सेकेंडरी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। वर्टिकल में आपके पास सिर्फ एक कंपोनेंट है दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी शेयर, दैट इज रिटन हियर। टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर्ड प्लस टोटल वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर्ड, अंडर रूट ले लिया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। द रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस टर्न्स आउट टू बी 37 मेगापास्कल्स एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सिर्फ स्टैटिक्स वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो सेम काम हम कर सकते हैं सीओडी के लिए भी। तो आपके पास सीओडी में भी सेम काम होगा, सेकेंडरी शेयर के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को आप ऐड करा सकते हैं इन द प्राइमरी शेयर, और इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो सेकेंडरी शेयर है उसके जो दो कंपोनेंट बन रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइमरी शेयर, तो दे आर एडिंग टुगेदर। या केस टू केस चेक करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। ठीक है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रेजेंट हेयर, जो सेकेंडरी शेयर का वर्टिकल कंपोनेंट। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, वी गेट द आंसर। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ ये था कि सिस्टम में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना है वो निकाल लें। तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के शेयर स्ट्रेस आए, ए और बी पे डिफरेंट शेयर स्ट्रेस आया, सीओडी पे डिफरेंट शेयर स्ट्रेस आया। आप सीओडी वाला शेयर स्ट्रेस का रिजल्टेंट नोट करें, दैट इज हायर, सो दिस इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द सिस्टम। हमने किसी और पॉइंट पे क्यों नहीं बात की, व्हाई डिड वी ओनली टॉक अबाउट ए बी सी डी? बिकॉज अगर हम कोई भी और पॉइंट लेते हैं, इफ यू थिंक अबाउट दिस, उसका आर इन चारों पॉइंट से कम ही होता। सिंस आर कम होता तो उनका सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस कम आता। सही है ना, और प्राइमरी शेयर स्ट्रेस तो सबका बराबर ही है। तो वी डोंट एक्चुअली नीड टू कंसिडर इंटरमीडिएट पॉइंट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि जब आर कम होगा तो सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस कम होगा, जब सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस कम होगा तो ओवरऑल शेयर स्ट्रेस भी कम होगा। सही है, दैट्स द बेसिक आइडिया। विद दिस वी फिनिश दिस प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम में हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, तो प्लीज़ इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, आई रिकमेंड कि आप प्रॉब्लम को रीवॉच कर लें, बट यू आर वेरी वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आप मुझे मैसेज करके पूछ लें, वरना नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। एट द एंड वी कैन गिव सम टाइम, बट क्लास का टाइम थोड़ा छोटा भी हो गया, तो विल हैव टू सी। तो इट वुड बी प्रेफर्ड इफ़ यू कैन send me a message with your questions which we can answer there। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक केस के ऊपर जिसको हम स्टार्ट अभी कर लेंगे, बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू प्रोबेबली विद इट। लेट्स सी कि हमें कितना टाइम लगता है उसको करने में। तो हमने अभी दो केसेस कंसिडर किए। एक दोनों जो केसेस हैं दीज आर टॉर्जन केसेस। कैसे पता टॉर्जन के केसेस हैं? ये दोनों अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपके पास वेल्डिंग की जो ज्योमेट्री बन रही थी which was horizontal like this, so let me actually draw this better। आपके पास वेल्डिंग की ज्योमेट्री इस तरह थी, आपकी फोर्स ऐसे थी। ठीक है, तो आपकी वेल्ड ज्योमेट्री इज इन अ प्लेन, तो इफ दिस इज एक्स वाई प्लेन देन योर फोर्स इज आल्सो इन द सेम प्लेन। सेम थिंग इज वैलिड हियर। आपके पास वेल्ड की ज्योमेट्री आ रही थी ऐसे, फोर्स वाज लाइक दिस, all of these are in the same plane। These are cases of torsion। Now consider a case जिसमें आप वेल्डिंग जो कर रहे हैं वो थर्ड डायमेंशन में कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ कर लूं तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सही है, और इट इज गोइंग टू एक्सटेंड इन दिस डायरेक्शन। सही है, समथिंग लाइक दिस। हम वेल्डिंग कर रहे हैं इधर,
और नीचे भी कर रहे हैं वेल्डिंग। दिस इज शोइंग अस, वेल्डिंग सिंबल इज शोइंग अस कि दोनों तरफ वेल्डिंग हो रही है। ठीक है, अब आपके पास जो वेल्डिंग की प्लेन बन रही है दैट इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द फोर्स। ठीक है, जो और जो आपकी फोर्स की जो बेंडिंग प्रोड्यूस हो रही है एक्चुअली उससे डिफरेंट है, हमें कहना चाहिए। सो लेट मी रीस्टेट दीज टू केसेस। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है आपकी प्लेट के अंदर, दैट इज इन द सेम प्लेन एज द वेल्डिंग ज्योमेट्री। ठीक है, जो दूसरा वाला केस है, इस केस में आपके पास फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज इन द एक्स वाई प्लेन, बट योर welding geometry is in, so if I make this as the z axis, then your welding geometry is in the yz plane, so they are not in the same plane. सही हो गया? This case is the case when we will have bending in the fillet welds. सही है, तो ये चीज़ों का ख्याल रखना आपने देखना है कि आपके पास जो फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन प्लेट पे प्रोड्यूस हो रही है वो और वेल्डिंग क्या सेम प्लेन में है, या फिर जो फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है वो और आपकी वेल्डिंग ज्योमेट्री डिफरेंट प्लेन्स में है। ठीक है, इफ दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स दिस इज अ केस ऑफ बेंडिंग। इनफैक्ट परपेंडिकुलर प्लेन में है तो वी आर टॉकिंग अबाउट बेंडिंग। सही हो गया? The basic idea is still the same, इसमें कोई नई चीज़ नहीं हो रही। We still have a plate जिसकी दो रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक V है एक M है। ठीक है, we need to satisfy summation Fy here and summation M। ठीक है, केस हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि आपके पास यहाँ पे भी वेल्डिंग है और आपके पास यहाँ पे भी वेल्डिंग। सही, आपके पास अभी भी दो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे, एक प्राइमरी शेयर होगा ड्यू टू V, एक सेकेंडरी शेयर होगा ड्यू टू M। तो आपके पास बीम जो होती है व्हेन इट एक्चुअली बेंड्स, जो उसके अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, दो स्ट्रेसेस आर एक्चुअली नॉर्मल स्ट्रेसेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं ना। वी से कि आपके पास एक न्यूट्रल एक्सिस है, उससे एक तरफ टेंसाइल होता है दूसरी तरफ कंप्रेसिव होता है। हाउ डज दिस नॉर्मल स्ट्रेस ट्रांसलेट टू अ शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड? ये नॉर्मल स्ट्रेस बीम के अंदर या फिर प्लेट के अंदर लगा हुआ है और हम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करा रहे हैं अपने वेल्ड के अंदर। तो अगर हम वेल्ड को जूम इन करें तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। एक आपके पास प्राइमरी शेयर आ रहा है विच इज ड्यू टू वी, स्टिल वी अपॉन ए, और सेकेंडरी शेयर इज कमिंग अप बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल स्ट्रेसेस इन द बीम। जो ये बीम के नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं दे आर गोइंग टू कॉज डिफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस। यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही है, ये टेंशन जो है इस सरफेस को वेल्ड के शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, V की वजह से आपके पास आ रहा है प्राइमरी शेयर और जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वजह से आपके पास आ रहा है सेकेंडरी शेयर। और नॉर्मल स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है इन बेंडिंग? द नॉर्मल स्ट्रेस इज My अपॉन I, और अगर मुझे मैक्सिमम निकालना होगा दैट बिकम्स MC अपॉन I। सही, तो प्राइमरी शेयर इज V अपॉन A, सेम फॉर्मूला है। सेकेंडरी शेयर इज नाउ MC upon I instead of TR upon J, it's MC upon I. C is the maximum height available in the system ताकि हम maximum normal stress निकाल सकें in the beam, which actually gives us the maximum secondary shear stress in the beam. बीम का I निकालने के लिए बीम का I नहीं, जो आपके वेल्डिंग है उसका I निकालने के लिए we still use the same method। तो हम एक यूनिट थ्रोट थिकनेस के लिए, तो थ्रोट जस्ट टू रिवाइज, थ्रोट मिनिमम विड्थ होती है आपके वेल्ड के अंदर। ठीक है, तो दिस इज T एंड दिस इज H। हम यूनिट थ्रोट थिकनेस के लिए IU निकाल लेंगे, उसको हम T से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट आवर I। C is now a single quantity। अब इस केस में it is not the case कि हमें different points के लिए R अप्लाई करना पड़ेगा, different quantities निकालनी पड़ेंगी। It is going to be one value। ठीक है, C जो मैक्सिमम होगा आपका पॉइंट उस पर सॉल्व कर लें। अब
वन मोर थिंग, पहले हमारे पास जो हो रहा था कि हमारे पास जो सेकेंडरी शेयर था इन टॉर्जन इट वाज परपेंडिकुलर टू आर, सही। इस केस में सी की जो डायरेक्शन है दैट इज वर्टिकल अप, सेकेंडरी शेयर इज परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। बट अच्छी चीज ये हो रही है कि इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल, बिकॉज सी जब आप निकालेंगे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द वर्टिकल हाइट, ठीक है। दिस इज हाउ बेंडिंग इज डिफाइंड। वाई की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है दैट इज सी, तो वाई कोऑर्डिनेट बाय डेफिनेशन इज द वर्टिकल हाइट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस सिस्टम। प्राइमरी शेयर वर्टिकल है, सेकेंडरी शेयर हॉरिजॉन्टल है, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व्ड। इनको डायरेक्टली आप पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करा सकते हैं एंड वी आर डन, सही है। इस केस में भी देयर इज अ टेबल अवेलेबल विच इज स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग्स। आपको वेल्ड की साइजेस के यूज करते हुए यू कैन कैलकुलेट द टोटल वेल्ड एरिया, द लोकेशन ऑफ जी एंड द यूनिट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। Various geometries are available including T cross sections of beams and I cross sections of beams, so these are also available, ठीक है। complete circular pipes की welding का case भी available है, there are a lot of cases available। तो let us end here, ठीक है। we will continue with our welding topic on Monday इंशाल्लाह live session में, ठीक है। तो let's stop here and if you have any questions in this please do post them to me। मुझे आप मैसेज कर दें, गूगल क्लासरूम पे लिख दें, LMS पे मैसेज कर दें, whatever method you prefer I am happy to reply, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।